हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगले हफ्ते जो एग्ज़ाम होने वाला है MPPCS 2021, उसके लिए हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, 1 वीक MP कंप्लीट। ठीक है, उसके अंतर्गत हम सारा का सारा MP से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे, उनके टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली चीज़ हमें जाननी होगी कि MP आपका कहाँ पे लाई करता है, MP कैसा दिखता है, MP में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, MP में कितने संभाग हैं। ठीक है, वो सारा का सारा हमें जानना होगा। तो ये आपका MP है। ठीक है, इसको देख लीजिए, MP किस शेप में है, किस साइज का है, ये सब कुछ हम अपने स्लाइड्स में जानते रहेंगे और उसको आप लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा वहाँ वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भारत में MP की पोजीशन है, ठीक है, ये आपका जो भारत है उसमें MP की जो पोजीशन है वो ये है ना। आपको पता होना चाहिए कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं और इसको ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो आपका पश्चिम है वो ये है, ये पूरब है। ठीक है, तो हमें जानना होगा कि भारत में जो MP की लोकेशन है वो किस एरिया में पड़ती है। तो ये हर कोई जानता है कि भारत अगर मध्य में से ऐसे काटा जाए और इसे ऐसा काटा जाए तो ये मध्य में पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि MP की जो लोकेशन है वो पूर्णतः मध्य में पड़ती है और एकदम एग्जैक्टली अगर भारत को बीच में से काटा जाए तो ये बीच में से कटेगा। ठीक है, तो पहली चीज ये जान ली। फिर दूसरी चीज हम ये जान लेते हैं कि इसके अक्षांश और देशांतर क्या है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या है, मतलब लैटिट्यूड और आपके लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड और अक्षांश मतलब आपका लैटिट्यूड। तो जो MP की लोकेशन पड़ती है वो पड़ती है आपकी ये। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें और इसके अक्षांश और देशांतर जाने तो आपको पता होना चाहिए जो देशांतर होते हैं वो खड़ी हुई लाइन होती है। ठीक है, इस तरीके से होगी देशांतर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको अक्षांश पता करने में कोई परेशानी ना हो। और जो अक्षांश होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है, लेटे हुए। ठीक, जो अक्षांश होंगे वो लेटे हुए होंगे और जो देशांतर होंगे वो खड़े हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अक्षांश जान लें तो अक्षांश जो स्टार्ट होगा आपका वो होगा 21 डिग्री से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है, 21 डिग्री से 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, फिर आपका आता है इससे ऊपर का कौन सा एरिया होगा जहां पे आपका नॉर्थ एरिया टच कर रहा होगा, तो उसका जो अक्षांश है, उसका जो लैटिट्यूड है वो है 26 डिग्री से 30 मिनट्स। ठीक है, फिर आते हैं आपके देशांतर पर। तो देशांतर जो है वो आपका पड़ता है यहाँ अलीराजपुर में। ठीक है, तो उसकी क्या पॉइंट है, तो वो है 74 डिग्री 9 मिनट्स पूर्वी देशांतर। ठीक है, और जो इस एरिया में पड़ता है वो है आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि आपके अक्षांश कितने हैं। तो अक्षांश आपका बनेगा 21 डिग्री 6 से लेके 26 डिग्री 30 मिनट्स तक। ठीक है, और आपका जो देशांतर बनेंगे, जो आपके लॉन्गिट्यूड बनेंगे वो बनेंगे 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। फिर दूसरी चीज हम इसी में देखेंगे कि आपका जो एरिया है, जो आपका मध्य प्रदेश का एरिया है, वो कितने स्टेट से टच करता है। तो हमें पता होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए कि MP ये दिखता है। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक, MP का अगर बॉर्डर देखा जाए तो ये है। ठीक, तो MP का बॉर्डर अगर देख लें तो ये बनता है MP। ठीक है, ये हो गया MP। अब आपके स्टेट्स जो हैं आपके जो पड़ोसी राज्य हैं वो है आपका एक उत्तर प्रदेश, एक है आपका राजस्थान, एक है आपका छत्तीसगढ़, एक है आपका महाराष्ट्र और एक है आपका गुजरात।
तो टोटल मिला के कितने स्टेट बने? 5 स्टेट। ठीक है, जो आपके पड़ोसी राज्य हैं वो हैं 5। एक आपका उत्तर प्रदेश, एक आपका राजस्थान, एक आपका गुजरात, एक आपका महाराष्ट्र और एक आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, पहली चीज। तो हम ये जान लें कि स्टेट्स के बाद कि उनके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हमारे एमपी से लगते हैं वो जान लेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये जान लेंगे कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एमपी में कितने संभाग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि हमारा है एमपी के राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक मतलब जो लोगो हैं, जो स्टेट के लोगो होंगे वो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक। ठीक है, स्टेट लोगो। तो हम ये देख लें कि जो राजकीय पक्षी है वो है आपका दूधराज। ठीक है, दूधराज आपका राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन आएगा कि आपके मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उसका आंसर होगा दूधराज। फिर आता है राजकीय फल जो कि है आम। ठीक है, फिर आता है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है आपका बारहसिंघा। ठीक, फिर आता है आपका राजकीय नृत्य क्या है। नृत्य मतलब होता है डांस। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नृत्य और नाट्य में। तो जो नृत्य है वो है आपका राई। ठीक, क्या है, वो है राई। और जो नाट्य है मतलब जो ड्रामा कहते हैं, ड्रामा, वो क्या है, वो है मार्च। ठीक, वो है मार्च। गेम क्या है, स्टेट गेम क्या है, वो है मलखम, जो कि कब घोषित किया गया, स्टेट गेम 2013 में। ठीक है, फिर आता है राजकीय मछली क्या है, वो है महशीर। फिर आता है आपका राजकीय पक्षी चिन्ह क्या है, वो है आपका बरगद का पेड़ जिसके बीच में आपका अशोक स्तंभ लगा हुआ है। फिर आता है राजकीय वृक्ष, तो हमने अभी देखा राजकीय चिन्ह के अंदर भी बरगद का पेड़ है, तो आपका राजकीय वृक्ष हो गया बरगद। ठीक है, फिर आता है राजकीय पुष्प मतलब फूल जो कि है आपका लिली। फिर आता है आपकी राजकीय नदी जो कि आपकी कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा नदी वहां की राजकीय नदी है। ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट जो है वो है आपका राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीकों में हमने वहां के सारे लोगो देख लिए। फिर आते हैं आपके आप जो अंतरराज्यीय सीमाएं हैं, मैंने पहले ही बताया कि कौन कौन सा स्टेट आपके बॉर्डर टच करता है। तो पहला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आपका आता है राजस्थान, फिर आता है आपका गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र और इधर आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़। तो टोटल मिला के कितने स्टेट बने, 5 स्टेट हैं। फिर आप ये थोड़ा जान लें कि आपके जो मध्य प्रदेश से राजस्थान की बॉर्डर टच होते हैं वो होते हैं कितने से, 10 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है। आपका छत्तीसगढ़ 7 जिलों से बॉर्डर शेयर करता है। महाराष्ट्र आपके 12 जिलों से शेयर करता है। गुजरात आपके 2 जिलों से शेयर करता है। और आपका जो उत्तर प्रदेश है वो कितनों से करता है, वो करता है 12 से। ठीक है, तो फिर आते हैं आप दूसरे टॉपिक पे। ये हो गया आपका टॉपिक नंबर सेकंड, आपके इंटर स्टेट्स जो बॉर्डर हैं वो कौन से हैं। ठीक है, फिर आते हैं एक हिस्ट्री की बात जान लें कि जो 1947 ईयर था वहां से लेकर 1956 तक जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, वहां पे जब स्टेट्स बन रहे थे तो किस बिहाफ पे था, तो 3 स्टेट्स में इसको डिवाइड किया गया था, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। ठीक है, तो स्टेट ए की जो राजधानी थी वो थी आपकी नागपुर। ठीक है, जो स्टेट बी की राजधानी थी वो थी 2, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, इंदौर, और जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी ग्वालियर। ठीक है, और स्टेट सी जो था, समूगा जिसे कहते हैं, उसकी जो राजधानी थी वो थी रीवा। उसकी राजधानी क्या थी, रीवा। भोपाल राज्य को स्वतंत्रता के बाद एक स्वतंत्र राज्य रहा और इसके जो नवाब थे वो थे हमीद उल्लाह खां। ठीक है, और इसको स्टेट सी में शामिल कर दिया गया था बाद में 1 जून 1949 में। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में संभागीय प्रशासनिक इकाइयां, जो संभाग है वहां पर, संभाग जो है वो कितने हैं। ठीक है, जो वहां पे संभाग है वो कितने हैं, तो संभाग हम सबको पता है कि वहां पे कितने हैं, 10। ठीक है, जो आपके वहां पे संभाग हैं वो कितने हैं, डिविजन्स 10 डिविजन्स। ठीक है, कितने हैं, 10। कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका चंबल,
फिर दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है उज्जैन, चौथा है इंदौर, पांचवा है भोपाल, छठा है नर्मदापुरम, सातवां है सागर, आठवां है जबलपुर, नौवां है रीवा और 10वां है शहडोल। इसके अंदर हम देखें कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो चंबल जो आता है उसमें आपके आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो चंबल आता है उसमें आते हैं आपके 3 डिस्ट्रिक्ट। जो आपका ग्वालियर आता है, ग्वालियर में आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो उज्जैन आता है, उज्जैन में आते हैं आपके 7 डिस्ट्रिक्ट। जो इंदौर है, इंदौर में आते हैं आपके 8। जो आपका भोपाल है, भोपाल में आते हैं 5। फिर आपका जो नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम में आते हैं 3। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद। ठीक है, फिर सागर में जो है, सागर में आते हैं आपके 6। ठीक, फिर आता है जबलपुर, जबलपुर में आते हैं 8। फिर आता है रीवा, रीवा में आते हैं आपके 4। फिर आता है आपका शहडोल, और शहडोल में कितने आते हैं आपके 3। ठीक है, तो ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं आपके डिविजन्स में, वो चंबल में हो रखे हैं 3, ग्वालियर में हो रखे हैं 5, उज्जैन में हो रखे हैं 7, इंदौर में हो रखे हैं 8, भोपाल में हो रखे हैं 5, नर्मदापुरम में हो रखे हैं 3, सागर में हो रखे हैं 6, जबलपुर में हो रखे हैं 8, रीवा में हो रखे हैं 4 और शहडोल में हो रखे हैं 3। ठीक है, तो आप देखिए ये एक ये और एक ये। ठीक है, ये आपके मेन डिविजन्स हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले पॉइंट पे ले चलते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनकी कितनी संख्या है, वो है 52। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट बना है वो कौन सा बना है, वो बना है आपका निमाड़। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हुए, 52। उनकी आप लोकेशन देख लीजिए। ये आपका है मुरैना, ये मुरैना, फिर इसी के साथ लगा है श्योपुर, इसके इधर लगा है भिंड, नीचे ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, पश्चिमी खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास, इंदौर, सीहोर, शाहजहांपुर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, शिवानी, मंडला, बालाघाट, डिडोरी, जबलपुर, दमोह, सागर, बिरसा, अशोकनगर, टीकमगढ़, निमाड़। ये 2018 में जो सबसे लेटेस्ट बना है वो यही बना है 2018 में, निमाड़ी। ठीक है, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल और ये सिंगरौली। ठीक है, तो ये आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये हो गए आपके 52 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, इनको देख लीजिएगा। जो नया बना है वो बना है आपका निमाड़ी। ठीक है, और जो 2003 में बने थे वो बने थे आपके एक तो अनूपपुर और एक अशोकनगर और एक बुरहानपुर। ठीक है, और जो आपके 2008 में बने थे वो है एक आपका अलीराजपुर। ठीक है, और एक है आपका सिंगरौली। ठीक, ये हो गए आपके 2008 वाले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 2008 में, 2013 में और 2018 में। ठीक, फिर आते हैं आपका जो कर्क रेखा है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो भारत में 8 स्टेट से गुजरती है, उसी के साथ साथ आपके एमपी में 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 8 स्टेट से गुजरती है और एमपी में 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश में गुजरती है, तो 14। फिर वो एरिया दे देगा कौन कौन से है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं नाम लिख देता हूं। पहला है आपका रतलाम, फिर दूसरा है आपका उज्जैन, तीसरा है आपका आगरमालवा, चौथा है आपका राजगढ़, पांचवा है सीहोर, छठा है भोपाल, सातवां है बिरसा, आठवां है रायसेन, नौवां है सागर, 10वां है दमोह, 11वां है जबलपुर, 12वां है कटनी, 13वां है उमरिया, 14वां है शहडोल।
पहला रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगरमालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा आपका सीहोर, छठा भोपाल, सातवां विदिशा, आठवां रायसेन, नौवां सागर, 10वां दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां कटनी, 13वां उमरिया और 14वां शहडोल। ठीक है, तो ये आपके 14 डिस्ट्रिक्ट हो गए जिसमें से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर इसी के साथ हम ये चीज देख लें कि आपके जो दक्षिणी पॉइंट है, जो उत्तरी पॉइंट है, जो आपका पश्चिमी पॉइंट है और आपका पूर्वी जो पॉइंट है, वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन कौन सा जिला है, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो आपका उत्तरी जिला है वो पड़ता है आपका मुरैना। ठीक है, जो आपका उत्तरी जिला है वो पड़ता है आपका मुरैना। फिर आपका जो दक्षिणी जिला है वो पड़ता है बुरहानपुर। ठीक है, जो आपका पूर्वी जिला है वो पड़ता है आपका सिंगरौली, और जो आपका पश्चिमी जिला है वो पड़ता है आपका अलीराजपुर। तो चारों आपको डिस्ट्रिक्ट्स पता हो गए कि आपके कौन सा उत्तर में पड़ता है, कौन सा दक्षिण में पड़ता है, कौन सा पश्चिम में पड़ता है, कौन सा पूर्व में पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर हम ये देख लेते हैं जो भूवैज्ञानिक संरचना है मध्य प्रदेश की वो किस बिहार पर की गई है। तो वो की गई है 8 तरीके से। एक आपका अधिनूतन, एक आपका अभिनव कल्प, एक आपका दक्कन ट्रैप, एक आपका कर्टेशियन, एक आपका परमिशन जुरेसिक, एक आपका विध्यन, एक आपका कडप्पा, एक आपका धरवाड़, एक आपका आर्कियंस। ठीक है, तो इसमें आपकी शेड्स जो दे रखी हैं, जो ये एरिया पड़ता है आपका मुरैना भिंड वाला, वो पड़ता है अधिनूतन। ठीक है, ये पड़ता है आपका अधिनूतन। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। हाँ, ये जो एरिया है वो पड़ता है आपका अधिनूतन। ठीक, फिर आपका जो दूसरा एरिया है वो पड़ता है आपका, मार्कर चेंज, ये जो एरिया है, एक मिनट, ये जो एरिया है वो पड़ता है कडप्पा शेल्स। ठीक है, ये कौन सा पड़ता है, कडप्पा शेल्स। ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, वो पूरा का पूरा है आपका कडप्पा। ठीक, फिर जो आपका तीसरा एरिया पड़ता है परमिशन वाला या दक्कन ट्रैप का, जो हम देखें एरिया, तो जो दक्कन ट्रैप का पड़ता है एरिया उसको हम करते हैं ब्लू कलर से। ये एरिया जो है आपका, वो है आपका दक्कन ट्रैप। सॉरी, सॉरी। ठीक है, फिर आपका जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है आपका, एक एरिया पड़ता है धारवाड़, जो कि ये है, और आपका कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये पड़ता है आपका धारवाड़। फिर आपका आता है एक एरिया, ये आर्कियन। ठीक है, ये आर्कियंस। ठीक है, फिर आपका पड़ता है एक एरिया, ये पर्मियन जुरासिक। ठीक है, ये ठीक। फिर आपका पड़ता है एक विंध्य क्षेत्र, तो विंध्य क्षेत्र को देख लें, ये पड़ता है आपका विंध्य क्षेत्र, ये विंध्य शैल है ना, ये हो गया। फिर आपका एक पड़ता है अभिनव कल्प, जिसको हम डिनोट करेंगे इस कलर से। नहीं, ये तो हो गया है इससे। ठीक है, ये पड़ता है अभिनव कल्प। ठीक, ये आपके जो 8 पॉइंट हैं, ठीक है, 8 तरीके हैं संरचना के, वो आपके भूवैज्ञानिक संरचना है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, पहला अधिनूतन, दूसरा अभिनव कल्प,
तीसरा दक्कन ट्रैप, चौथा कार्टेशियन, पांचवा आपका पर्मियन जुरासिक, छठा विंध्य, सातवां कडप्पा, धारवाड़, बाकी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। ठीक है, फिर आते हैं आप की दूसरी चीज पे, जो कि है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी। ऐसा नहीं है कि भोपाल को अगर कैपिटल बोला जा रहा है तो और कोई कैपिटल नहीं मानी जाएगी। हर स्टेट की कोई ना कोई ऊर्जा राजधानी होगी, वहाँ की मैग्नीज राजधानी होगी, वहाँ की न्यायिक राजधानी होगी, वहाँ की वित्तीय राजधानी होगी। ठीक है, उस तरीके से एमपी की भी है। तो सबसे पहली जो राजधानी आती है वो आती है आपकी स्थापत्य कला की राजधानी, जो कि क्या है, छतरपुर, जो कि क्या है, छतरपुर। फिर आता है आपकी संगीत की राजधानी, जो कि क्या है, सतना। संगीत की राजधानी अगर पूछे कोई तो वो है सतना। फिर आता है ऊर्जा की राजधानी, वो है सिंगरौली। ठीक है, फिर आता है आपकी न्यायिक राजधानी, जो कि है जबलपुर, जहां पे हाई कोर्ट भी है आपका। फिर आता है आपका मैग्नीज की राजधानी, वो है बालाघाट। फिर आता है आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो कि है होशंगाबाद, नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम इसका नाम हो गया है अब होशंगाबाद का। ये है आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। फिर आते हैं आप व्यवसायिक राजधानी, ट्रेड एंड जितना भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसकी राजधानी, वो है इंदौर। फिर आता है आपका सांस्कृतिक राजधानी, जो कि है आपकी उज्जैन। उज्जैन वहाँ की सबसे प्रमुख प्राचीन नगरों में से एक। वहाँ के मंदिर, वहाँ की चीजें, वहाँ की संस्कृति अगर देखनी हो तो उज्जैन, महाकाल की नगरी। ठीक है, फिर आते हैं आपकी मेन राजधानी जो है मध्य प्रदेश की, वो है आपकी भोपाल। ठीक है, तो आप कितनी राजधानी हुई मध्य प्रदेश की राजधानी, एक, जो कि हो गई भोपाल। दूसरी स्थापत्य की राजधानी, जो कि छतरपुर। संगीत की राजधानी, जो कि सतना। ऊर्जा की राजधानी, जो कि सिंगरौली। न्यायिक राजधानी, जो कि जबलपुर। मैग्नीज की राजधानी, जो कि बालाघाट। ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो कि होशंगाबाद, नर्मदापुरम। फिर आपका आता है व्यवसायिक राजधानी, जो कि हो गई आपकी इंदौर। और फिर सांस्कृतिक राजधानी, जो कि हो गई आपकी उज्जैन। 9 राजधानियां हो गई। तो 9 की 9 राजधानियों को आप एक बार अच्छे से देख लें। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक, मैंने बता ही दिया पिछली स्लाइड में कि जो उत्तरी पॉइंट है वो है उत्तरी डिस्ट्रिक्ट मुरैना। जो मध्य केंद्र बिंदु है वो है आपका सागर। जो आपका भारत को अगर डिवाइड करें और उसका केंद्र बिंदु देखें तो वो पड़ता है आपका कटनी। फिर आपकी जो ऊर्जा की राजधानी भी मैंने बताया सिंगरौली, वो आपका पड़ता है आपके पूर्वी क्षेत्र का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट। जो आपका अखंड भारत है, पूरा भारत जो था, उसको अगर देखा जाए तो उसका जो मध्य बिंदु पड़ता था वो पड़ता था बैतूल। फिर आपका पड़ता है दक्षिण का सबसे लास्ट पॉइंट, वो पड़ता है बुरहानपुर, ये वाला पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, ठीक है, और इसका ये पॉइंट अलीराजपुर, पश्चिम का अलीराजपुर। और पृथ्वी का अगर केंद्र बिंदु देखा जाए तो वो पड़ता है उज्जैन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो पड़ता है उज्जैन। ठीक है, अब आते हैं मध्य प्रदेश की जो भू आकृति प्रदेश हैं वो क्या है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भू आकृति प्रदेश अगर देखे जाएं तो एक पड़ता है मध्य भारत का पठार, जो कि वहां के 10.68 एरिया में पड़ता है। ठीक है, फिर उसी से लगा हुआ है आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और जो कि उत्तर प्रदेश के बीच में ललितपुर वगैरह के जो एरिया है वहां से होते हुए आपके फिर से एमपी में चला जाता है। तो ये जो एरिया है वो पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, फिर आता है आपके नीचे मालवा का पठार, जो कि 28.62% में है, 28.62% में। ठीक, फिर उसके नीचे आती है आपकी नर्मदा सोन घाटी, जो कि 27.89% में है। फिर आपके बुंदेलखंड से टच जो एरिया है उसमें आती है विंध्यन कगारी प्रदेश, जो कि रीवा पन्ना का पठार भी कहा जाता है, वो है आपका 10.37% में। फिर रीवा पन्ना पठार से नीचे जो एक एरिया पड़ता है वो पड़ता है बघेलखंड, जो कि आपका 7% में है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे छोटा पठार है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सबसे एरिया में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, मालवा का पठार 28.62 है। ठीक है, फिर आपका जो एरिया आता है वो आता है सतपुड़ा।
सतपुड़ा का जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है 11% में। ठीक है, जो सबसे निचला स्थान है, मतलब आपके मध्य प्रदेश में सबसे अगर निचला स्थान देखा जाए तो नर्मदा सोन घाटी ही है। ठीक है, सबसे अगर निचला स्थान देखा जाए तो वो है नर्मदा सोन घाटी। सबसे बड़ा पठार देखा जाए तो वो मालवा का पठार, सबसे छोटा देखा जाए तो बघेलखंड का पठार। ठीक है, 7% है, और बीच में आप देख लें। ठीक, फिर आते हैं आप मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पठार हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी हमने जाना कि ये जो पड़ता है वो पड़ता है चंबल का पठार। ठीक, ये जो पड़ता है आपका वो पड़ता है बुंदेलखंड, ये पड़ता है आपका बुंदेलखंड का पठार। ये जो इसके साथ लगा हुआ है वो पड़ता है रीवा का पठार। फिर उसके साथ जो लगा है वो पड़ता है बघेलखंड का पठार। नीचे के जो एरिया में मध्य और पश्चिमी एरिया में अगर हम माने तो वो पड़ता है मालवा का पठार। और जो ये एरिया है इसमें हम माने तो आपकी नर्मदा, आपकी सोन नदियां और ताप्ती, इन सब का एरिया पड़ता है। ठीक है, मेनली 4 पठार हैं जो कि हैं आपके बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना का, बघेलखंड का और मालवा का। ठीक है, तो ये 4 पठार आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आते हैं आपके जलवायु क्षेत्र। जलवायु क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो चंबल वाला एरिया है वो आपका पड़ता है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जिसमें भिंड का जो औसतन टेम्परेचर रहता है वो बहुत गर्म रहता है। ठीक है, और जो शिवपुरी है वो सबसे ठंडा रहता है। ठीक, फिर आता है आपका विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, ये जो एरिया पड़ता है वो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है, और इसी के साथ जो लगा हुआ है वो पठारी क्षेत्र पड़ता है। आपके मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग पड़ता है वो पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है। फिर बीचों बीच में इसके नर्मदा घाटी क्षेत्र पड़ता है, और मालवा के पठार के जो दक्षिणी भाग पड़ता है वहां पे भी पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी रेंजेस हैं, तो जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे, अगली स्लाइड्स में देखेंगे आने वाली। ठीक है, ये एरिया पड़ते हैं जलवायु क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद देखते हैं वर्षा का जो वितरण होता है एमपी में वो किस बिहार पे होता है। तो जो सबसे कम वर्षा होगी, न्यूनतम वर्षा जो होगी एमपी में वो होगी भिंड का एक एरिया है, वो है गोहर, जहाँ पे 55 सेंटीमीटर के औसतन वर्षा होती है सबसे कम। तो सबसे कम अगर वर्षा देखी जाएगी तो वो देखी जाएगी भिंड में, और भिंड का भी कौन सी जगह है वो है गोहर। ठीक, फिर जो आपका सबसे ज्यादा वर्षा देखी जाएगी वो देखी जाएगी इस एरिया में जहाँ का नाम है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है, और ये जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है आपका ये। ठीक है, वो पड़ता है। फिर आपका जो औसतन वर्षा है वहां पर वो देखी जाती है आपकी 125 से 150। ठीक है, जो कि एरिया महाराष्ट्र से बॉर्डर जो टच है वो हमारे उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर टच है एमपी का, वहां पे वर्षा बहुत कम देखी जाती है, 75 से 125 सेंटीमीटर की देखी जाती है। और जो आपका राजस्थान और यूपी और गुजरात के साथ जो बॉर्डर टच करता है वहां पे वर्षा सबसे कम देखी जाती है, जिसकी औसतन वर्षा अगर देखी जाए तो वो है 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे कम अगर वर्षा का जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है आपका राजस्थान और गुजरात बॉर्डर वाला। ठीक है, जो कि कितनी वर्षा रहती है वहां पे 50 टू 75 सेंटीमीटर, और सबसे कम वो भिंड में, सबसे ज्यादा वो पंचमढ़ी में। ठीक है, फिर आते हैं आपकी प्रमुख मिट्टियां। प्रमुख मिट्टियों में अगर देखी जाए तो 6 मिट्टियां वहां पे मिलती हैं। कितनी? 6। एक आपकी मिलती है जलोढ़, एक मिलती है साधारण काली, एक मिलती है गहरी काली, एक मिलती है छिछली काली, एक मिलती है मिश्रित और एक मिलती है लाल पीली। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 3 काली मिट्टी के ही पार्ट हैं, और अगर इसको अलग अलग ना बोलें तो वहां पे 4 तरीके की मिट्टी मिलती है, एक जलोढ़, एक काली, एक मिश्रित और एक लाल पीली। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो मिलती है आपके भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले एरिया में। ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले एरिया में, जो कि आपका कौन सा पड़ता है ये। ठीक है, फिर आपकी जो मिश्रित मिट्टी मिलती है वो भी मिलती है आपकी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले एरिया में, छतरपुर, रीवा, पन्ना, इस वाले एरिया में वो एरिया है ये। यहाँ पे मिलती है मिश्रित मिट्टी, यहाँ मिलती है जलोढ़। जो आपकी काली पीली मिट्टी है वो मिलती है आपकी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, सिंगरौली वाले एरिया में। ठीक है, आपके जो ये एरिया पड़ता है वहां मिलती है काली पीली मिट्टी।
फिर आपका जो बुरहानपुर वाला एरिया है और आपके जितने भी खरगोन या खंडवा वाला एरिया है वहाँ मिलती है छिछली काली मिट्टी, ठीक। और गहरी काली जो मिट्टी मिलती है वो भोपाल वाले एरिया में मिलती है। मिड अगर नर्मदा घाटी का जो एरिया देखा जाए गहरी काली मिट्टी मिलती है। जो साधारण काली मिट्टी मिलती है वो मिलती है आपके यहाँ, ठीक है। तो जो अपनी मिट्टियों का टाइप है वो देखें कि किस एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है। और आपको अगर मैं बताऊं मिश्रित जो मिट्टी है वो जो मोटा अनाज होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है ना। और जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है आपकी जलोढ़ है। और आप अगर देखें कि काली मिट्टी जो है वो लोहे का अधिकता होने की वजह से काली दिखती है ना। लोहे की अधिकता होती है और इसी वजह से काली मिट्टी हो जाती है, काला रंग उसका हो जाता है। और जो लाल पीली मिट्टी होती है उसमें फॉरिक ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से पीला रंग दिखाई देने लगता है। और जो लाल रंग होता है वो लोहे में ऑक्सीकरण की वजह से बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे फॉरिक ऑक्साइड और लोहा अधिक मात्रा में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे कपास हुई, मूंगफली हुई, ये सारी फसलें इन मिट्टियों में, काली मिट्टियों में वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर आते हैं आप जो है ग्रीष्मकालीन जो ऋतु है उसमें औसत तापमान जो है मैंने बता ही दिया इसको, ठीक है। फिर आते हैं मेन जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा आपका प्रमुख पहाड़ और पहाड़ियाँ, ठीक है। अगर हम इसमें अगर आज की क्लास में हल्का हल्का देख लें और अगली क्लास में इसको मेनली देखा जाएगा क्योंकि पहाड़ और पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने पठार हुए ये सब कुछ पढ़ लिया है, तो इसको अगर एक ओवरव्यू ले लें तो जो मेन ये देखिए ये विंध्याचल है, एक सेकेंड, ये जो एरिया पड़ता है ये रेंज जो है वो विंध्याचल की है, ठीक। फिर इसके जो नीचे है ये आपका सतपुड़ा है। इसके साथ में जो लगी हुई है वो आपकी महादेव है, ठीक। जो इसके साइड में लगी हुई है वो आपकी कैमूर है, ये जो एरिया है कैमूर। जो महादेव से नीचे लगी हुई है वो आपकी मैकाल है, ठीक है। मैकाल के पश्चिम में जो लगी हुई है वो आपकी राजपीपला है। राजपीपला के जो पश्चिम में लगी हुई है उसका नाम मुक्तागिरी है। मुक्तागिरी के जो पश्चिम में लगी हुई है उसका नाम बड़वानी है। और सबसे जो ऊपर है विंध्य के ऊपर उसका नाम अरावली है, ठीक है। क्या है उसका नाम है अरावली, ठीक। और जो एमपी में सबसे नॉर्थ में अगर कोई पहाड़ी है तो उसका नाम है भंडेर, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है भंडेर, ठीक। तो आपकी जो मेन हुई वो ही आपकी विंध्याचल, अरावली, बड़वानी, मुक्तागिरी, सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव, मैकाल और कैमूर। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।